नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री के सतना दौरे के संदर्भ में, जहां अमित शाह कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में जहां चुनावी शंखनाद होने वाला है, उस समय शबरी जयंती पर जनजातियों के महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की बयानबाजी ने राजनीतिक गलियारों में गर्मी बढ़ा दी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में बीजेपी हर वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सतना दौरे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह आज सतना जिले के दौरे पर रहे। यहां वे कोल जनजाति महाकुंभ में शामिल हुए। इस दौरे को अमित शाह द्वारा मध्य प्रदेश के आदिवासी वोट बैंक को साधने की नजर से भी देखा जा रहा है। इसी विषय पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शबरी जयंती पर शाह का मेगा प्लान। जनजातियों को साधने का क्या है मेगा प्लान? विंध्य अंचल की सीटों पर क्या होगा असर? मध्य प्रदेश की 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 35 सीटों पर आदिवासी वोट करते हैं। हार जीत का फैसला। हम कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार करेंगे सीट। मां शबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे शिवराज। प्रदेश के आदिवासी मतदाताओं को रिझाने की कवायद। आदिवासियों को लुभाने विषाद बिछानी शुरू। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 29 सीटों में 6 सीटें शहडोल, मंडला, रतलाम, खरगोन, बैतूल और धार विधानसभा सीटें हैं। वहीं प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए हैं और इन 47 सीटों में वही 35 सीटों पर आदिवासी वोट प्रत्याशी की हार जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल अब तक मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला रहा, लेकिन 2023 में होने वाले चुनाव की तस्वीर का रुख कुछ और हो सकता है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और आदिवासियों को साधने कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों और बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको जोहार, जय जोहार। वहीं आदिवासी संगठन जयस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा अपने रणनीति पर मजबूती से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अन्य दूसरे दल भी सक्रिय हो गए हैं। इस समय चुनाव को देखते हुए आदिवासियों को लुभाने के लिए विषाद बिछानी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माता शबरी जयंती पर सतना में आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ में पहुंचे। यहां कोल समाज की 51 बेटियों ने गृह मंत्री को फूल देकर उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि हम जनजाति समाज का जीवन बदल देंगे। विंध्य क्षेत्र में कोल राजा थे। रीवा जिले में कोलगढ़ी बनी है, लेकिन उसकी हालत जर्जर है। हम उसका जीर्णोद्धार कराएंगे। राजा नागर कोल की गढ़ी की मरम्मत कराएंगे। मां शबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। कोल समाज के इतिहास को दर्शाएंगे। चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का सतना दौरा कितना मायने रखता है और शाह आदिवासी मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाए, इसका खुलासा तो चुनाव परिणाम ही करेंगे। हम सब जानते हैं हमारे कोल राजा राज करते थे कोलगढ़ी पर। कोलगढ़ी प्राचीन रीवा के त्योथर में, सबको पता है कि नहीं कोलगढ़ी? अरे सबको पता है। कोलगढ़ी हमारे गर्व का विषय है, जहां हमारे राजा राज करते थे। कोल राजा, मुझे कई मित्रों ने कहा कि कोलगढ़ी टूट रही है, फूट रही है, कब्जे हो रहे हैं। कोल समाज का गौरव स्थापित करने के लिए कोलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, कोलगढ़ी को फिर से संवारा जाए। बोलिए, फिर से जीर्णोद्धार करना चाहिए कि नहीं? जरा एक बार जोर से बताओ, पीछे तक करना चाहिए कि नहीं? तो आज माननीय अमित जी के नेतृत्व में हम ये फैसला कर रहे हैं कि कोलगढ़ी का फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। आज वहां केवल अवशेष शेष है। बैनवंशी राजाओं ने, हमारे कोल राजीवंशी राजाओं ने इसको बनाया था और इसको राजा नागल कोल थे इसके अंतिम राजा। अब वहां
हम गढ़ी की मरम्मत करेंगे, बाउंड्री वॉल का निर्माण करेंगे, उसके अंदर पार्क बनाएंगे और मां सबरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। मुझे बताओ, जनजाति समाज के भाइयों बहनों, 70 साल तक कांग्रेस ने एक भी जनजाति समाज के बेटे या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया था। नरेंद्र भाई ने एक गरीब आदिवासी की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर समग्र जनजाति समाज का सम्मान करने का काम किया है। और लगभग 5 करोड़ के खर्चे से रघुनाथ शाह और शंकर शाह का स्मारक भी हमारे शिवराज जी ने बनाया और ढेर सारी योजनाएं लाए। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बजट का परिव्यय कांग्रेस की सरकार में 24,000 करोड़ था। मेरी बात ध्यान से सुनना, कांग्रेस की सरकार पूरे देश में 24,000 करोड़ रुपया खर्च करती थी। आज नरेंद्र मोदी सरकार 24,000 से बढ़ाकर 89,000 90,000 करोड़ रुपया खर्च करती। अमित शाह के सतना दौरे ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि आज जो महाकुंभ हुआ है, कोल महाकुंभ हुआ है, उस महाकुंभ के जरिए मध्य प्रदेश की वो 85 सीटें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, उन सीटों पर अपना कब्जा जमाने के लिए और वहां के मतदाताओं को साधने और रिझाने के लिए यह दौरा किया गया है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अमित शाह का यह दौरा कितना कारगर साबित होगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं की हैं कि वहां जो उस मंच पर जो घोषणाएं उन्होंने की हैं कि मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए कॉलेज भी खोला जाएगा, उनको खेल में प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा, साथ ही उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो इन घोषणाओं का कितना असर होगा, इस पर है आज हमारा आमना सामना। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता चेतन सिंह जी और कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रशांत कुमार गुरुदेव जी, वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आमना सामना में। सबसे पहले चेतन सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि अमित शाह का जो दौरा आज रहा है सतना में और कोल महाकुंभ में जनजाति समूह को जो साधने की कवायद बताया जा रहा है, आप क्या कहते हैं इस दौरे को कि कितनी जनता थी और क्या केवल उन 85 सीटों पर नजर है जो आरक्षित हैं उन वर्गों के लिए? देखिए पाठक जी, 2018 के चुनाव के जो परिणाम है वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोल बंधुओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपने परिवार के रूप में आत्मसात कर लिया है और यही कारण है कि विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को इन बिन 3 सीटों पर ला करके भारतीय जनता पार्टी ने समेट दिया था। और लोकसभा चुनाव में तो उसके भीतर है कि इनका कहीं खाता ही नहीं खुल पाया। तो ये कहना कि कोल बंधुओं को हम कोई अपनी तरफ से करने के लिए कर रहे हैं, तो कोल बंधु हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें हमारी तरफ करने की आवश्यकता नहीं। हम उनकी तरफ स्वतः चल करके गए हैं। आजादी के 70 साल तक जिन लोगों ने इस देश में राज किया है, उन्होंने कोल बंधुओं की कितनी चिंता की है, किसी से छिपा हुआ नहीं। इस देश में पहली बार माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से वनांचल से चल करके आई हमारी बहन को इस देश का प्रथम नागरिक बनने का अवसर मिला। क्या इससे पहले की सरकारें नहीं कर सकती थी? क्या इससे पहले की जो पार्टियां इस देश में राज करती थी वो क्यों नहीं विचार करती? केवल परिवार को पालना था, केवल परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना था। तो ये जो आज कोल बंधुओं का जो एक समागम था, ये केवल इसको वोट बैंक की दृष्टि से देखना मैं इसको कहीं से भी उचित नहीं मानता हूँ। वे हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं और निश्चित रूप से आज उनका उत्साहवर्धन और हुआ है जब इस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और मध्य प्रदेश के लाडले जन सेवक और जनता के जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी स्वतः चल करके उनके बीच में गए। ये एक अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत हमेशा चलती रहेगी। चलिए, आने वाले समय में भी जो हमारा पारिवारिक रिश्ता कायम हुआ उस रिश्ते पर चलेंगे और जब हमको उनका विकास करना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है, उनको समाज की, प्रदेश की मुख्य धारा से जोड़ना है, तो निश्चित रूप से बार बार हमको उनसे मिलना पड़ेगा। उनको उनकी क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। उनके जो बच्चे हैं, आने वाली भावी पीढ़ी है, किस तरह से बच्चे आगे आएंगे, किस तरह से बच्चों का विकास होगा, किस तरह से बच्चे पढ़ करके इस मध्य प्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण
भूमिका का निर्वहन कर सकते जी। हैं। इसका सबसे बड़ा अगर कोई शस्त्र और शास्त्र है तो वो स्वास्थ्य और शिक्षा है। जी। निश्चित रूप से इन दोनों ही विषयों पर आज हमारी सरकार का फोकस है। आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं पूछा और कई बातों को लेकर के उन्होंने वहां पर घोषणाएं भी की। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार इस कोल समुदाय के, कोल समाज के, उन राजाओं के जिनको इस इतिहास ने कभी कांग्रेस के संरक्षण में भुला दिया था, आज फिर से उनका इतिहास लिखा जा रहा है। वो फिर से उन स्मारकों को जहां पर टूट फूट हो गई थी, जहां पर कोई सुध लेने वाला नहीं था, अब सरकार जा रही है। चलिए, मैं आऊंगा चेतन सिंह जी आपके पास वापस आऊंगा। जो बातें आपने कही हैं अभी कि 2018 के चुनाव की जो बातें आपने कही उन बातों को लेकर भी आऊंगा कि उन्हीं 60 सीटों पर क्या परिणाम रहा है। आ रहा हूं प्रशांत जी, आप ही के पास आ रहा हूं। प्रशांत जी, इस तरह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में आदिवासियों की, कोल समाज की, जनजातियों की उपेक्षा की गई है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? कांग्रेस पार्टी ने जब से देश में आजादी में सबसे बड़ा योगदान है। जिस पार्टी का जन्म 1980 में हुआ वो ज्ञान बांट रही है आज पार्टी। उनको कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने वाला, आदिवासियों को सीट आरक्षित करने वाली पार्टी कौन है? संविधान में 47 सीट देने वाली पार्टी कौन सी? कांग्रेस पार्टी है। केवल न केवल अंबानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए और अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए कार्यक्रम सब किए जा रहे हैं ताकि उनके मीडिया घरानों को, चैनलों को फायदा मिले। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये वो चैनलों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको विज्ञापन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जो बात कही गई कि कांग्रेस के शासन में आदिवासियों की, कोल समाज की उपेक्षा की गई है, इस बात से कितना कांग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को सम्मान दिया है। इन्होंने सिर्फ झूठ बोला। 18 साल हुकूमत करने के बाद जब चुनाव को 6 महीने बचे हैं उसके बाद ये सामने आ गए आदिवासियों को ठेका लेने के लिए। आदिवासी क्या किया? वो एक कार्यक्रम जो किया गया है, ये सिर्फ कार्यक्रम ये अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। आप बड़े बड़े अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन इन्हें दिए हैं। ये जनता का पैसा है, इनके घर से पैसा थोड़ी जा रहा है। ये बर्बाद कर रहे हैं पूरे पैसे को। कैसे फायदा हो रहा है? तो आदिवासियों का कार्यक्रम था, आदिवासियों के कार्यक्रम के नाम पर आदिवासी बड़े बड़े टेंट लगाकर, बड़े बड़े कार्यक्रम करके पैसा कैसे पहुंचाए? जो अंबानी अडानी को नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का तरीका इन लोगों ने ढूंढ लिया है। और अमित शाह जहां भी जाते हैं माहौल खराब करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे आपसे, चेतन सिंह जी आपसे भी करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, ये जो बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस ने उपेक्षा की है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सर माथे पे बिठा के रखा है, ये वोट बैंक की नजर से दोनों पार्टियों ने देखा है। अब जाकर के जो हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जो स्थिति है, आज भी चाहे कांग्रेस के शासन की देखें, बीजेपी के शासन की देखें, आज भी कहीं ना कहीं जनजातीय समूह जो है वो उपेक्षा का शिकार है, पिछड़ा हुआ है। देखिए, मोटे तौर पर इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं जी। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो भी सरकार रही है केंद्र में और राज्य में, कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, बीच में संघित सरकारें भी रही हैं, कुछ मिली जुली सरकारें भी रही हैं, हर सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई हैं और जनजातीय समाज मिल रहा है जी। लेकिन एक दोनों पार्टियों में एक अंतर आता है, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस की वर्किंग में। एक अंतर ये आता है मोटे तौर पर कि भारत में अगर आप देखें तो तीन अंतर शक्तियां, तीन विचार हैं जनजातियों को लेकर के। एक तो मिशनरी विचार है जो अंग्रेजों का है, वो कहीं ना कहीं जनजातीय समाज को अलग रखना चाहते थे। कांग्रेस ने क्या काम किया कि उस नीति में तो कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उनके विकास की योजनाएं कांग्रेस ने बनाई हैं। भाजपा इससे एक कदम आगे बढ़ करके ये इनकी कोशिश ये रहती है कि समग्र समाज की एकजुटता रहती, समाज और सामान्य समाज भी। ये जो सबरी कुंभ उन्होंने आज किया है जिसमें अमित शाह आए हैं, ये भाजपा का पहला नहीं है। इससे पहले वो झाबुआ में भी कर चुके हैं, मंडला में भी कर चुके हैं। हाँ। तो कुल मिलाकर के उनकी कोशिश ये है, और ये जो मंडला आज का कुंभ है विंध्य क्षेत्र में, ये झाबुआ और मंडला के एक तीसरा चरण इसका है। तो मोटे तौर पर चूंकि अब चुनाव समीप हैं, इसलिए अमित शाह का भाषण भी थोड़ा चुनाव की तरफ झुका हुआ है। इससे पहले अगर मंडला का देखें, झाबुआ देखें, तो उसमें चुनाव की बात नहीं की, उसमें केवल सामाजिक समरसता की और एकत्व की बात की। तो मैं समझता हूँ ये एकत्व की दिशा में एक अच्छा प्रयास है कि पूरा समाज एक रहे, ये वर्ग में, वर्ण में और गुटों में और इसमें धड़े में हो करके। इस दृष्टि से तो ठीक है। बाकी अब चुनाव में इस कार्यक्रम का कितना असर होगा ये तो अब 2023 और 2024 में पता चलेगा। बिल्कुल, इसका आज कुछ नहीं कहा जा सकता। 2023-24 के परिणाम बताएंगे कि अभी तक जो कुछ किया है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार ने, उसका क्या कुछ परिणाम परिलक्षित होता है। बात करेंगे हम। चेतन सिंह जी आपके पास आएंगे। जो आपने कहा था कि 2018 के चुनाव में जनता ने बता दिया था और उन सीटों पर बता दिया था कि जनजाति समूह जो है, कोल समूह जो है, आदिवासी समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको बता दूं कि उन 85 सीटों में से 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री नहीं मिल पाई थी, इस कारण से सत्ता हाथ से फिसल
गई थी, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि हम शुरू से आदिवासी समूह के साथ में, उन समाज के साथ में है, वो हमारे पास नहीं आए, हम उनके पास गए हैं। सही बात है कि उनके पास जाना होगा क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। ऐसी स्थिति में पिछले 18 सालों से कोलगढ़ी का ख्याल नहीं आया बीजेपी की सरकार को कि कोलगढ़ी फिसल रही है, टूट गई है, उसका निर्माण कराया जाना चाहिए। मां शबरी जो त्रेता युग से जिनका नाम है, अब चुनाव के 6 महीने पहले नजर आ रहा है, याद आ रहा है कि उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। देखिए पाठक जी, इतिहास को खंड खंड करने का जिन लोगों ने पाप किया है, उस इतिहास को ठीक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मां सबरी को हम निकाल करके नहीं लाए, मां सबरी तो इतिहास में है। हाँ, मां सबरी को लोगों ने दफना दिया था, और कहते हैं ना कि सच अगर धरती में 12 फुट नीचे गाड़ दो तब भी वो समय आने पर बाहर निकल करके कहता कि सच ये है। तो ये कहना कि हम निकाल के हम तो केवल भगवान ने हमको अवसर दिया है कि इन अच्छे कामों का शिलान्यास, इन अच्छे कामों का इस देश में स्थापनीकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। प्रभु राम के मंदिर को लेकर भी कांग्रेस ने कहा क्या चाल चरित्र चल रहा था, आज सारा देश समझ गया, वो हम ही कर रहे हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे हैं हमारा उदय 1980 में, 1980 के आने के बाद भी अगर पार्टी इस देश में इतना व्यापक परिवर्तन कर सकती है, तो जो कहते हैं कि इस देश को आजादी हमने दिलाई, वो क्यों नहीं कर पाए। रही बात कोल समाज की, आज कोल समाज के सारे बंधुओं को प्रधानमंत्री आवास झूठ पे खेलने वाले लोग हो आप लोग, झूठ बोलते हो, बार बार बोलते हो। मध्य प्रदेश में 2023 में सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपको 15 सीट नसीब नहीं होगी, बर्बाद हो जाओगे आप लोग। मध्य प्रदेश से आप लोग को भागना पड़ेगा, इतने घोटाले किए, इतनी जांच होंगी आप लोग कि आप सीधे जेल के अंदर जाओगे। ब्लॉक जो हमारे आदिवासी वनांचल बंधु हैं, प्रदेश को कहीं भी आपको राशन लेने जाना नहीं पड़ेगा, आपके द्वार पे राशन चल आएगा, और राशन का वितरण भी मेरे आदिवासी बंधु करेंगे। साइकिल में घूमने वाले आज बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं, उनको सरकार जनता का पैसा इनने खाया है। उनके हमारी बहनों को, हमारी शहरी आदिवासी बहनों के लिए 1000 रुपए हर महीने सरकार उनके, सिर्फ इनको चुनाव आता है जब भी सब कुछ याद आता है, बाकी ये 365 दिन अपना काम, अपना पेट भरने का काम बच्चों के करते हैं। ऊपर भी इसी प्रकार का फोकस करने वाली है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अगर इस देश में, इस प्रदेश में कहीं जाते हैं तो चर्चा नए प्रकार की आती है, लोग देखते हैं। अमित शाह के जाने से माहौल खराब होता है। सरदार अटल पटेल, सरदार पटेल के बाद अगर कोई चेहरा है तो अमित शाह जी का है। अब मेरे मित्र अडानी अंबानी को लेकर क्या चर्चा कहाँ हो रही है? चर्चा अडानी अंबानी पर क्यों? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं चाहिए। आप देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आप देश और प्रदेश के लोगों को गुमराह कर चुके जितना आपको करना था। अब मध्य प्रदेश में विकास की वो डोर जो कभी आपके हाथ में हुआ करती थी, केवल कागजों में चला करती थी, अब वो सड़कों पर दौड़ रही है। क्या बिरसा मुंडा भगवान को लेकर के कभी कांग्रेस ने कभी पहल की? आदिवासी का हित करने वाली झाबुआ के आदिवासी बंधुओं के जीवन में उत्थान लाने का कोई काम किया गया? उनको विद्युतीकरण की योजना से जोड़ा, उनको स्वच्छता के अभियान से जोड़ा, उनके बच्चों को शिक्षाकरण से आपने जोड़ा। चेतन सिंह जी, उनको कभी मकान, चेतन सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा, पीडीएस सिस्टम के माध्यम से चेतन सिंह जी आपको रोकना चाहूंगा। आपने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही आदिवासियों का उत्थान किया है, और जैसे कि आज के भाषण में भी अमित शाह जी ने कहा कि यहां पर जो देश में राष्ट्रपति बनाने की बात हुई कि उन्होंने एक आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाया नरेंद्र भाई ने, और उस कारण से जनजाति समूह का सम्मान बढ़ा है, उनका गौरव का बखान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये जो पैरामीटर है कि उनको राष्ट्रपति बने सिर्फ इसलिए कि वो आदिवासी हैं और इसका फायदा चुनाव में लेना है? सबके साथ न्याय हो, इस बात का चिंतन तो सरकार को करना चाहिए जी। और इतने बड़े पैमाने पर इस देश में जब हमारे वनांचल बंधु रहते हैं तो क्या उनके साथ न्याय नहीं करना चाहिए? ये इसको वोट बैंक से आप क्यों देखते हो? आदरणीय जगदीश धनखड़ जी तो वनांचल से चल करके नहीं आते, हाँ। वो किसी दूसरे जाति वर्ग समुदाय से चल करके आते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब तो जिस वर्ग से चल के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो उनका कटु आलोचक माना जाता है, वो कभी वोट नहीं देते, ये सर्वविदित थे। उसके बाद भी इस देश के विकास में जिनका अपना योगदान है, क्या सरकारें उनके साथ न्याय नहीं करेंगे? हमने हर चीज को चुनाव के वोट बैंक से जोड़ करके देखने का कोई ठेका नहीं लिया, जिस प्रकार अन्य राजनीतिक दलों ने लिया है। हम समरसता, समर्पण के भाव से काम करने वाली पार्टी है। परिवार अटल बिहारी वाजपेयी के बंधु के रूप में काम करते हैं, लाइन में पड़े हुए, ये आप लोग विकास का हल करते हैं और हल करते हैं। मेरी बहन को जब माननीय
प्रधानमंत्री जी ने अनूप जब मिश्रा का चुनाव की दर्द भी तो घोषणा बता की, दीजिए जरा, कांग्रेस के सारा अनेक ज्ञान पेल नेताओं रहे ने, हैं जब मैं आप। आपके चैनल पे कहूंगा तो मुझे लगता है हमारी बहन का अपमान होगा, वो उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता है। क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग वनांचल से चल के आई हमारी बहन के रूप में करना चाहिए? हमारी है। बहन को इस तरह का अपमान करना चाहिए? ठीक ये है। बहुत शर्म की बात है। राष्ट्रपति चलिए जी तो पहले ठीक है, चैनल पे मैं कहते आऊंगा हैं आपके ना पास। कि प्रशांत जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अनूप मिश्रा की बात आप कर रहे हैं, या जो बात कर रहे हैं कि वोट बैंक के नजरिए से देखा जा रहा है कि आदिवासी वोट बैंक को संभालने की बात करें, तो क्या कांग्रेस के लिए वोट बैंक नहीं है वो? कांग्रेस वोट बैंक की कभी राजनीति नहीं करती। आदिवासी समाज को, कांतिलाल भूरिया को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया, हाँ। लेकिन वो चुनाव जीत के आते हैं। नहीं तो चुनाव वो जीतने इसलिए आने नहीं के कि बाद उनको वो सम्मान मिला, उनको लाके लाया। झाबुआ से आते हैं, और झाबुआ जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हाँ, पूरे प्रदेश के नेता है वो, पूरे प्रदेश के नेता, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हुई है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने किसको दी? आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया क्या? ठीक है, ज्ञान बांटना अलग बात है, आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाइए, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष मतलब ये बनाए। आपके लिए हम वोट बैंक- जानेंगे कि आपके लिए किसने भी ये कुछ वोट किया। बैंक नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। प्रदेश को 18 साल में मतलब आपके लिए बर्बाद कर दिया। आदिवासी वोट बैंक और नहीं है। पीछे के दरवाजे से जो सरकार इनने अपने घोटाले से पैसे कमा के अंबानी अडानी के पैसे, मेरा सवाल है कि आदिवासी आपके लिए वोट बैंक नहीं है? नहीं, आदिवासी हमारे लिए हमारे भाई है, मित्र है। चलिए ठीक है। रमेश शर्मा, जिस तरह से बात आ रही है कि आदिवासी के वोट बैंक हैं भारतीय जनता पार्टी के, आदिवासी वोट बैंक है कांग्रेस के, ये जो बात आती है चुनाव से कुछ समय पहले, ये जो पिटारे खुलते हैं कि ये इनका वोट बैंक है, वो इनका वोट बैंक है, समाज विशेष को, वर्ग विशेष को साधने की कवायद होती है, इनके हितों का ख्याल पूरे 5 साल क्यों नहीं रखा जाता है? इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मोटे तौर पर ये बात सही है कि वोट बैंक की बात चुनाव के समय ज्यादा होती है, लेकिन उनके हितों का, सभी वर्गों के हितों का ख्याल तो रखा जाता है। जो योजनाएं बनती हैं, किसी भी सरकार का जो पहला बजट होता है, दूसरा बजट होता है, ये ठीक है कि जो आखिरी बजट चुनाव के पहले का बजट होता है उसमें थोड़ी सी लोक लुभावन योजनाएं ज्यादा, टैक्स वसूल किया जाए, ये योजनाएं कम होती हैं अंतिम बजट। लेकिन इससे पहले के बजट में बराबर हर वर्ग के लिए बजट के प्रावधान हर सरकार करती है, योजनाएं भी लाती है, वो उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना होता है कि भाई देखो, एक सरकार ने 2 लाख करोड़ का किया तो दूसरी सरकार उसको 2.5 लाख कर देगी, बिल्कुल। तीसरी सरकार कब ज्यादा बढ़ाएगी। लेकिन ये जो बात है कि पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की बात, ये एक नई बात है और ये इस दिशा में काम होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस दिशा में काम होना चाहिए, केवल लोक लुभावन वादे नहीं होना चाहिए और हर वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो चेतन सिंह जी, जैसे कि अभी शर्मा जी ने भी बताया कि चुनाव के पहले ही कुछ इस तरह की बातें होती, मेरा पहले भी सवाल वही था कि 18 वर्ष तक आपकी सरकार रही है और जो बातें अभी आ रही कि वहां ऐसा किया जाएगा और मैहर में मां शबरी की प्रतिमा लगाई जाएगी, कोलगढ़ी का विस्तार किया जाएगा और कोल समाज के लोगों के लिए उनके युवा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो कोल समाज के लोग होंगे यदि वो रोजगार के लिए लोन लेंगे तो उनकी ब्याज की सब्सिडी भी सरकार देगी और सरकार गारंटी लेगी। ये बातें अभी चुनावी समय में ही आ रही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि ये चुनावी चश्मे से देखी जाएंगी। के साथ आपको कहना चाहता हूं जी कि 89 ब्लॉकों का जिसका भी मैंने वर्णन किया था, हाँ। उन 89 ब्लॉकों में जो पीडीएस का गेहूं, चावल, राशन उनके घर तक पहुंचाएंगे, उनको गाड़ी भी सरकार ही खरीद के देगी और उसका ब्याज और सब्सिडी भी सरकार भरेगी। ये 1 साल पहले हम कर चुके हैं। इसी तरह से आवासीय विश्वविद्यालय को लेकर के, आवासीय विद्यालय को, एकलव्य विद्यालय को चल रही है, लेकर, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डाल दीजिए, जो आपके विधायकों को और मंत्रियों को नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये वास्तव में हमारे वनांचल बंधुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम है। हमारे शहरिया बंधुओं को जिस प्रकार की बीमारी पाई जाती है, बीमारी से उबारने के लिए सरकार उनको 1000 रुपए हर महीना दे रही है। इसको वोट बैंक से कतई नहीं जोड़ा जा सकता है। रही बात, कुछ बातें, कुछ घोषणाएं निश्चित रूप से चुनाव के दृष्टिगत करके कहीं ना कहीं पार्टी करती है, क्योंकि चुनाव लड़ने जाना है। तो जो चीजें बची हैं, जो योजनाएं अभी हम और काम कर सकते हैं, उस पर पार्टी फोकस करती है कि ये हमारे एजेंडे में अभी और है। और निश्चित रूप से जब हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं तो उनकी आवश्यकता के अनुसार ही तो हम उसको उस पर सम्मिलित करते हैं। लेकिन हमारे विजन, हमारी दृष्टि, हमारी नीति नियत बहुत साफ है। समाज के अंतिम विकास यात्रा के अंदर कल्याण के लिए सरकार विधायकों का क्या हाल हो रहा है आपको पता है। बरहानपुर में साकार करना ये हमारी प्राथमिकता है और इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, आपने अपनी प्राथमिकताएं बता दी हैं कि चुनावी समय की घोषणाएं करनी पड़ती है। चुनाव से पहले तो वो पार्टी की प्राथमिकता होती है, जनता को लुभाना भी पार्टी की प्राथमिकता होती है। स्वाभाविक बात है, सरकार में बने रहना है। प्रशांत जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार में बने रहना है, सत्ता में बने रहना है, तो चुनावी समय में घोषणाएं अनिवार्य हो जाती हैं, जनता को लुभाना भी पड़ता है, जनता को सपने भी दिखाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहां पीछे रह जाती है? कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने बड़े बहुमत से जिताया था। सरकार मध्य प्रदेश में बहुमत तो नहीं मिला था प्रशांत जी, बहुमत मिला था ना हमको।
बहुमत मिला था, बहुमत साबित किया था, नहीं, वो बहुमत भी मिल- निर्दलीय नहीं, विधायकों नहीं, के साथ में। नहीं बहुमत मिला था, उन्हें सपा और बसपा के विधायकों को नहीं, मिलाकर तो सरकार बनाई गई थी। 14 सीट हम जीते थे और हमको बहुजन समाज पार्टी निर्दलीय के 4 समर्थन से हाँ। सबने हमें समर्थन दिया था। हाँ। और हमें सरकार माननीय राज्यपाल जी ने आमंत्रित किया था, इनको तो नहीं किया था। फिर इनने जो इस प्रकार से षड्यंत्र करके जो हमारे लोगों को पैसे देके इनने खरीदा, जो लोकतंत्र की इनने हत्या की, इसकी सजाएं भुगतेंगे। प्रदेश की जनता कितनी नाराज है इनसे। देखिए ये विकास यात्रा में इनकी क्या हालत है, बुरहानपुर के अंदर देख लीजिए विधायकों को। अभी आप नरसिंहगढ़ के विधायक की हालत देख लीजिए कि उनसे बोला गया कि आप जाइए यहाँ से, आप आइए मत यहाँ पर। ये हालत है इनके, ये विकास के ढंडोरे पीट रहे हैं। इनका मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा, 15-20 सीट आ जाए, बहुत बड़ी बात है। ये देख लेना आप, मध्य प्रदेश के अंदर जनता बहुत नाराज है इनसे, क्योंकि ये जिस प्रकार प्रशांत जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अमित शाह है जो वहां पहुंचे हैं, अमित शाह ने जिस घोषणाएं की हैं, जो वहां पर शिलान्यास किया है, कार्यों की योजनाओं की शुरुआत की है, मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की, उनका क्या परिणाम होगा चुनाव में? आप देख लीजिए ना कि मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति क्या है। ग्वालियर जैसी जहां 60 साल से हम महापौर नहीं जीतते थे, वहां जीते हम। आप भी ऐसी कोई घोषणा करने वाले हैं क्या कांग्रेस की ओर से? नहीं, कांग्रेस तो हमेशा जनता के साथ है और उनके लिए अच्छा निर्णय हमेशा करेगी कांग्रेस। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा की थी, कमलनाथ जी का जो घोषणा पत्र था उसमें था कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक संभाग में कन्याओं के लिए खेल स्कूल जो आवासीय होगा वो खोला जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा, जो अभी तक 15 महीने की सरकार में उस पर कोई कवायद नहीं की, कोई काम नहीं किया, तो ऐसी घोषणाएं फिर करने का क्या उचित रहेगा? आपके चैनल में मैं पिछली बार बैठा हुआ था, एक वरिष्ठ पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार साहब बैठे हुए थे, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं। निष्पक्ष पत्रकार को ही बैठाना चाहिए चैनल के अंदर, ताकि वो बताएं, किसी पार्टी के विशेष सपोर्टर नहीं। उन्होंने यही कहा था कि सिर्फ सवाल पूछने का जनता और विपक्ष को अधिकार है, किसी राजनीतिक दल जो सत्ता में बैठी है उसको अधिकार नहीं है। और पंडित जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, ये बहुत वरिष्ठ हैं, बड़े पत्रकार हैं, लेकिन इनका थोड़ा ध्यान और थोड़ा इनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ रहता है। नहीं, देखिए हमारे लिए वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर नहीं, बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। निष्पक्ष पत्रकार वो थे, उन्होंने बोला था फौरन कि भैया पूछने का अधिकार सिर्फ विपक्षी ठीक है। शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से बताया जा रहा है कि घोषणाएं करना अनिवार्य होता है, जनता को लुभाना अनिवार्य होता है, वोट बैंक की बात अपन थोड़ी देर के लिए बात अलग रख देते हैं, तो यहां केवल लोक लुभावन की बात करते हैं कि लोक लुभावन वादे किए जाते हैं, घोषणाएं की जाती हैं। ये जो घोषणाएं होती हैं चुनाव से कुछ समय पहले की जाती हैं, इनका पूरा होना क्या आगामी सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी कि जो भी सरकार, यदि इनकी सरकार बनेगी तो ये चुनावी वादे में निकल जाएगा, दूसरे पक्ष की सरकार बनेगी तो उनको पूरा करना पड़ेगा? तो इस तरह की जो बातें हैं, इन बातों पर जनता पर क्या असर पड़ता है इन बातों का? देखिए, मोटे तौर पर चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल लोक लुभावन घोषणा करता है, उसमें कोई पीछे नहीं है। भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। मुझे याद आ रही है 2-4 घोषणाएं। एक घोषणा हुई थी कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। या पिछले ही वक्त 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने कहा था हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे 10 दिन में। तो चुनाव के समय भाजपा भी घोषणा करती है, कांग्रेस भी घोषणा करती है, तो ये कोई इसमें नई बात नहीं है और इसको बुरा कहने की और अच्छा कहने की भी बात नहीं है। अब सवाल इस बात का आता है कि यदि घोषणा करने वाली पार्टी जब सरकार में आती है तब उसकी भूमिका क्या होती है, उस आधार पर जनता फिर उसका तय करती है। तो मोटे तौर पर अभी जितनी घोषणाएं होंगी, लेकिन एक और अनुभव ये रहा है कि एक पार्टी ने घोषणा अगर की है और बाय द वे दूसरी पार्टी अगर चुनाव आ गई है तो वो कहीं ना कहीं उस राजनीतिक दल की घोषणाओं को थोड़ा किनारे ही रखती है और कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकालती है। तो जिस तरीके से मैं एक उदाहरण मध्य प्रदेश के देना चाहूंगा, 2018 में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। इन्होंने 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया है, करीब 26-27 लाख किसानों को उसका लाभ हुआ है, लेकिन 2 लाख तक के कर्जा माफ नहीं हुआ और कुछ किसान ओवरड्यू हो गए। 27 लाख लोग का कर्जा माफ हुआ पंडित जी। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने इस निर्णय को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने किसान को अन्य प्रकार से सहायताएं दी हैं। बीज खरीदने में सहायता दी है, खाद खरीदने में सहायता दी है, बिजली में भी कुछ सहायता दी है, बलराम जो तालाब योजना में भी सहायता दी है, तो दूसरी चीजों में उन्होंने सहायता दी है। तो एक राजनीतिक दल की घोषणा, दूसरा राजनीतिक दल उससे थोड़ा सा बचना चाहता है और मैं समझता हूं ये तो अभी शुरुआत है। आप जब देखेंगे दोनों पार्टियां जब घोषणा पत्र जारी करेंगी तब आप देखिएगा कि दोनों ही पार्टियां इस बार कंपटीशन होगा दोनों के बीच में लोक लुभावन घोषणाओं का, कौन कितनी अच्छी घोषणाएं कर सकता है, ये हमको इस बार के घोषणा पत्रों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपने कहा कि जो घोषणा पत्र है वो जनता को लुभाने के लिए होता है, लेकिन यदि दूसरे पक्ष की सरकार आती है तो वो जिस पक्ष ने घोषणा की है उसकी घोषणाओं को अमल में लाए जरूरी नहीं होता है, और वो उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करके अपनी बातें पूरी करने पर अमल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रशांत कुमार जी, रमेश शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से देखा जा रहा है कि शबरी जयंती
नामा था। उन्होंने राष्ट्रपति की चर्चा की है, उन्होंने योजनाओं की चर्चा की और घोषणाएं की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर। और ये जो बात आ रही है सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुका है कि ये पूरी जो घटनाक्रम रहा है, अमित शाह का दौरा रहा है, ये मध्य प्रदेश की उन 85 सीटों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को रिझाने का और लुभाने का और साधने का एक घटनाक्रम रहा है, कवायद रही है। देखना होगा कि क्या ये घटनाक्रम जो दौरा रहा है, इसमें जो घोषणाएं की गई हैं, उससे मध्य प्रदेश के वे मतदाता कितने प्रभावित होते हैं और 2023 के विधानसभा के चुनाव परिणाम को कितना प्रभावित करते हैं। आमना सामना में इतना ही। बने रहिए न्यूज आवर्स के साथ। नमस्कार।